हम लोग इसके पहले ये देख रहे थे कि कैसे हम अकाउंट ओपन करते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं, और उसी प्रक्रिया में हमको आज आगे भी बढ़ना है। हम लोगों ने देखा कि जो अकाउंट का ऑपरेशन है उसमें मुख्य रूप से दो कार्य बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। एक तो पैसा जमा करना और एक पैसा निकालना। तो पैसा जमा करने के लिए कल हम लोगों ने देखा था कि पे इन स्लिप होती है, जमा पर्ची। जैसे ऐसे हम 500 रुपया ले गए तो 500 ऐसे उसको नहीं पकड़ा देंगे ना कि कैशियर को लो हमारा जमा कर दो। क्या करेंगे हम उसके लिए हम कोई न कोई वाउचर, कोई न कोई जो बैंक का इंस्ट्रूमेंट है उसका इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम सारा विवरण लिखेंगे कि कितना रुपया जमा कर रहे हैं, कौन सी तारीख है, किस खाते में हमारे जमा किया जाएगा, जमा करने वाला कौन है, उसका नाम, उसका हस्ताक्षर, और ये सारे प्रमाण के साथ उसे हम 500 रुपया, और 500 रुपये में ये लिखेंगे कि 100 की कितनी नोट है, 50 कितनी नोट है, या 500 की एक ही नोट है। सारा विवरण लिख करके तब हम बैंक को जमा करेंगे। और इसके बाद बैंक हमको उसका जो काउंटर फाइल होता है, बात नहीं करो, जो उस पर्ची का काउंटर फाइल होता है, देखते हैं बीच में से उसमें डॉटेड लाइन बनी रहती है, वहाँ से फाड़ो, आराम से परफोरेटेड होती है, फट जाती है, तो अब मुहर लगा हमको दे देता है कि आपका पैसा जमा हो गया। फिर बाद में आपके पासबुक में वह अमाउंट वो एंट्री कर देता है, तो आपके रिकॉर्ड में आ जाता है। तो जमा करने का कोई न कोई तो पर्ची होनी चाहिए जिसके माध्यम से पैसा, अब तुम नगद भी जमा कर सकते हो। जैसे इन्होंने कहा कि मैंने चेक काटा, इन्होंने बाइक फाइनेंस कराया तो चेक काट करके एडवांस में किसको दे दिया, जिस कंपनी से इन्होंने पैसा लोन लिया था ना। तो अब इन्होंने कहा कि साहब ये 10 तारीख का चेक है हर महीने का, और आप मेरे खाते से पैसा निकाल लीजिएगा हर महीने जो किस्त का होता है। तो इसका मतलब कि अब जब वो पैसा निकालने जाएगा तो वो चेक जाएगा, बैंक को देगा, लेकिन चेक के साथ वो डिटेल भी देगा कि ये पैसा हमारा कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाए, किस खाते में डाल दिया जाए, या हमको नगद दे दिया जाए। जैसा इन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखा होगा बैंक वैसा ही कर देगा। तो जमा करने के लिए सीधे आप बैंक की पर्ची से जमा कर सकते हैं, चेक से जमा कर सकते हैं, किसी ने आपको ड्राफ्ट दे दिया है, ड्राफ्ट आप जमा कर सकते हैं। अच्छा, ड्राफ्ट और चेक में क्या अंतर होता है? चेक और ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट भी बनाता है, ठीक है। चेक और ड्राफ्ट में अंतर ये है, जैसे मान लो मैंने तुमको 50,000 का चेक दे दिया, तुम लेकर चले गए प्रसन्न होकर के, देंगे नहीं, खाली महसूस करो, ये मत समझो कि देने जा रहे हैं। तो तुम लेकर चले गए खुश होकर के, चलो सर ने 50,000 दिया, और जब तुम बैंक के पास गए तो बैंक ने कहा सर के खाते में तो 1 रुपया भी नहीं है, तब वो चेक बाउंस हो जाता है। क्या होता है? डिसऑनर हो जाता है, जिसको आप कहते हैं। उसका बैंक सम्मान नहीं करता और वापस कर देता है। चेक कैश करने का मतलब कि चेक ऑनर हो गया, यानी उसका सम्मान हो गया, और पैसा न देने का मतलब क्या होता है कि उसका असम्मान हो गया, डिसऑनर कर दिया गया। आपने चेक दिया, उसने उसको कागज़ समझ के फाड़ के फेंक दिया, हटाओ इसमें कुछ नहीं है, कोई पैसा नहीं इसका। चेक में यह रिस्क है कि देने वाला आपको बेवकूफ़ बना सकता है। आपको क्या पता कि खाते में पैसा है कि नहीं है, मैंने चेक काटा और आप लेकर चले गए। हालांकि अब ये ऐसा करना अपराध हो गया है। अब ऐसा करने पर आपको जेल भी हो सकती है, आपके खिलाफ़ सज़ा भी हो सकती है। लेकिन फिर भी अब जैसे मैंने आपको दिया है, आप मेरे परिचित होंगे, सगे संबंधी होंगे, रिश्तेदार होंगे, या हमारे बिजनेस पार्टनर होंगे, या हमारे क्लाइंट होंगे, कुछ तो खास हमारे होंगे ना। तो आप भी तो नहीं चाहेंगे ना कि आप मुझसे झगड़ा कर लें, मुझे जेल भेज दे, कल मैं आपसे फिर झगड़ा करना शुरू कर दूं। तो आप चेक लेकर वापस आ जाते हैं मेरे साथ पास और कहते हैं ये आपने मेरे साथ बहुत ज्यादती की और आपने मुझे गलत चेक दे दिया। तो इवन व्यवस्था है कि आप मेरे खिलाफ FIR कर सकते हैं, मुझे उसकी पेनल्टी हो सकती है, मुझे जेल भी हो सकती है, लेकिन कोई सामान्यतः करता नहीं है। थोड़ा बचाता है आदमी कि तुरंत ही क्या उलझना, चलो एक बार बात कर लेते हैं, हमको पैसे से मतलब, हमको उनको सजा दिलाने से कोई मतलब। बैंक भी बीच में मध्यस्थता कर देता है, अरे भाई छोड़िए, समझ लीजिए, क्योंकि बैंक को भी FIR करना पड़ेगा, उसका भी काम बढ़ जाएगा दुनिया भर का बिना मतलब का। तो सोचता है चलो यार आपस में निपट लो, बहुत ज़्यादा कानूनी कार्रवाई करने की ज़रूरत। लेकिन ये सारी चीज़ें ऑफ रिकॉर्ड हैं, मतलब हमारे आपके संबंधों के आधार पर हैं, नियमानुसार ऐसा
नहीं है। तो थोड़ा अब जब से ये कानून हो गया कि आप गलत चेक नहीं जारी कर सकते, थोड़ा सा प्रतिबंध लग गया। अब आम आदमी हिम्मत नहीं करता है कि गलत चेक आपको दे दे। लेकिन बैंक ड्राफ्ट की अच्छाई ये है कि जब आप ड्राफ्ट, जैसे आप कोई परीक्षा फार्म भरते हैं तो सरकार आपसे डीडी मांगती है। कभी कोई फार्म भरा इसमें डीडी लगी हो? आप लोगों ने कोई फार्म आज तक भरा जहाँ डिमांड ड्राफ्ट दिया हो बैंक सरकार को? नहीं भरा। अच्छा, जब परीक्षा फॉर्म भरोगे अभी तुम, इसके बाद बीए कर लोगे, जब नौकरी ढूंढना शुरू करोगे, रोज ही एक फॉर्म भरोगे, तब देखोगे कि सरकार उस पर डीडी मांगती है। 150 की, 200 की, 500 की, 750 की, जो भी परीक्षा का फीस सरकार तय करे। तो डीडी क्या होती है? तो डीडी होती है कि आप अगर 150 की डीडी बनवा रहे हैं तो सर बैंक को 150 रुपया देंगे और बैंक आपको 150 का एक पन्ना दे देगा लिख करके, और वो जिसके नाम रहेगा वो उसे चाहे जहाँ पुटअप कर देगा, उसको पैसा मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि 150 रुपया पहले से दिया जा चुका है। अब इसके न कैश होने की कोई गुंजाइश नहीं है। गारंटीड है कि पैसा चेक नहीं है, वो डीडी है और कैश हो जाएगा, क्योंकि पैसा पेड है पहले से, उसका पैसा दिया जा चुका है, कोई रिस्क नहीं है। तो डीडी में ये फ़ायदा रहता है कि डीडी में उसके बाउंस होने की संभावना नहीं होती है। और चेक में इसीलिए कोई चेक नहीं मांगता। सरकार आप परीक्षा से फॉर्म भरवाता है तो आपसे ये नहीं कहती कि आप चेक दे दीजिए 100 रुपये का, क्या कहती है? डीडी दीजिए। क्योंकि चेक में ये खतरा है कि आपने दे दिया और चेक कैश नहीं हुआ, तब क्या होगा? ये हालांकि आज अब तो सारी जो भी ट्रांसफ़र है इलेक्ट्रॉनिक होता है, तो चेक और ड्राफ्ट का भी कोई मतलब नहीं है। सरकार सीधे कहती है कि पोर्टल पर जाइए, फीस जमा करिए और आगे फार्म भरिए, तो आपके सीधे खाते से पैसा क्या होता है? कट जाता है। तो जमा करने के लिए पर्ची की ज़रूरत होती है। इसी तरह से जब पैसा हम विड्रॉ करते हैं, निकालते हैं, तो निकालने के लिए भी विड्रॉल पर्ची होती है। बैंक में आप कभी गए होंगे तो देखे होंगे कि लूज पर्ची सामने रखी रहती है पैसा निकालने के लिए। कितने लोग विड्रॉल फॉर्म से पैसा निकाले हैं अभी तक? कितने लोग विड्रॉल फॉर्म से पैसा निकाले हैं? कोई निकाला है? अच्छा, सभी लोग विड्रॉल फॉर्म लेकर आना कल। लेकिन सब लोग लेने जाओगे तो बैंक ख़त्म हो जाएगा, देगा ही नहीं तुम लोगों को। ठीक है, तो ऐसा करना कि कोई 1-2 लोग ले आना, सबको दिखा दिया जाएगा। ठीक है, सब कौन ले आएगा? हाथ उठाओ। किसके पास बैंक बहुत आसानी से है? अच्छा ठीक, एक ये लड़का और एक ये लड़की। अच्छा लिए तो हो यार, वेरी गुड, लाओ। हाँ ये देखो, देखो इसमें लूज लीफ लिखा हुआ है, लूज पत्रा। ये लूज है। चेक कैसा होता है? हार्ड बाउंड होता है, थोड़ा कड़ा। चेक भी लिए हो? लाओ देखिए क्या लिए हो। वो तुम्हारा जमा करने वाला है शायद। हाँ ये अलग अलग बैंक का। ये देखो ना, ये यूनियन बैंक का है। हाँ ये यूनियन बैंक का है, पैसा निकालने की पर्ची, लूज पत्रा लिखा हुआ है। ठीक है, लूज लीफ ओनली फॉर कैश ट्रांजेक्शन विद इन द ब्रांच फॉर नॉट मोर देन 25,000। इसका मतलब कि 25,000 से कम अगर निकालना है तो इसका प्रयोग होगा, और वह भी सीधे बैंक में ही। जिस बैंक में आपका खाता होगा उसी बैंक में। इसको लेकर के आप दूसरी ब्रांच में जाएंगे तो पैसा आपको नहीं मिलेगा। इसके में और चेक में यही अंतर भी है, ध्यान दीजिएगा। अगर ये आप इस पर निकालते हैं पैसा तो इसके साथ पासबुक होना ज़रूरी है आपका, बिना पासबुक के नहीं देगा वो बैंक। और जिस बैंक में खाता है उसी बैंक में पैसा मिलेगा, और 25,000 से कम। अब इसके ठीक अपोजिट अगर चेक से निकालते हो तो चेक की लिमिट 2 लाख से 10 लाख तक होती है, भर के निकाल सकते हो, और किसी भी ब्रांच से निकाल सकते हो। CBS हो गई सारी बैंकें, अब कोर बैंकिंग सिस्टम होता है। कोर बैंकिंग सिस्टम का मतलब यह है कि सभी बैंक एक दूसरे से नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, और आप किसी भी ब्रांच से, इवन कभी कभी दूसरे बैंक से भी चाहे तो पैसा ले सकते हैं, केवल ब्रांच से नहीं। ठीक है, तो ये देखो यूनियन बैंक का है, और ये देखो SBI का विड्रॉल फॉर्म है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। कंटेंट सबका एक ही होगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग लिखना है। जो इसमें लिखना है वही इसमें लिखना है। साइज़ का, डिज़ाइन का, कलर का ये डिफरेंस हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है। धन्यवाद बहुत बहुत। ये जो लोग दिए उनको 2-3 बार धन्यवाद।
लो रख लो अपना, उसको पीछे बढ़ाओ। ठीक, तो ये देखो पैसा निकालने का है, विड्रॉल करने का पैसा है। तो अब पैसा निकालते समय भी बहुत सारी प्रिकॉशंस हैं। प्रिकॉशन क्यों है? जैसे भाई पैसा अगर कोई भी निकाल देगा तो खतरा है ना पैसे में, तो आपकी साइन होती है उस पर, वो साइन बैंक में स्कैन रहती है, आपकी साइन मिलाई जाती है। आपसे एक साइन वहाँ भी कराया जाता है सामने कि जिसकी साइन है आप वही व्यक्ति हैं, कि ऐसा तो नहीं साइन करा लिया है और कोई दूसरा व्यक्ति है। जैसे मेरे बैंक का खाता है और मेरी साइन वहाँ पर है, पता चला आप हमको कहीं ऐसा तो नहीं डरा धमका करके साइन करा लिए हैं, आप है ही नहीं हैं, ऐसा हो सकता है ना। तो वहाँ फिर हमसे कराते हैं साइन कि आप ही हैं, कि कोई दूसरा तो नहीं अरुण कुमार सिंह है जिसने साइन कर दिया है। तो जब तक एकदम आश्वस्त नहीं हो जाते कि हाँ आप ही हैं, तब तक आपको पैसा। और अब तो ऐसा हो गया है जैसे चेक भी आप देते हैं किसी को, तो बैंक अगर एक बड़ा अमाउंट है 50,000 के ऊपर है, तो बैंक फ़ोन करता है उस खाता होल्डर को, जो अकाउंट होल्डर है, कि क्या आपने ये चेक इशू किया है, कोई चुरा तो नहीं लिया आपके चेकबुक से फाड़ करके पन्ना। तो जब आप कहते हैं हाँ मैंने फला आदमी को दिया है, तब वो चेक कैश करता है, नहीं तो चेक कैश नहीं करता। बहुत जगह जगह तमाम चेक हैं, लेकिन इसके बाद भी तमाम फ्रॉड आप देखते हैं हो जाते हैं। तो उस फ्रॉड में वास्तव में लोग मिल जाते हैं। जैसे बैंक मिल जाता है तब नहीं, इतना बड़ा फ्रॉड हो जाता है। 50,000 का पेमेंट वो नहीं कर रहा है, बार बार फ़ोन कर रहा है, और 500 करोड़ का पेमेंट कर देता है, तो इसका मतलब कि मिल करके जानबूझ के करता है ना। तो वो फ्रॉड ज़्यादातर मिलजुल करके होते हैं। वैसे बहुत टाइट है, इतना आसानी से हो नहीं सकता है। इसके अलावा देखो, जो बैंक डॉक्यूमेंट तुमको इशू करता है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपका चेक बुक है। चेक बुक आप रिक्वेस्ट करते हैं, पहली बार जब आप चेक मांगते हैं तो आप सादे कागज़ पर एप्लीकेशन देते हैं कि हमारा खाता आपके यहाँ है, ये मेरा खाता नंबर है, ये मेरा नाम है, कृपया मुझे इतनी लीफलेट की चेक बुक, कितना उसमें पन्नी होगी आपको लिखना होगा, जैसे आपका यूज़ हो। जैसे आप कभी कभार चेक काटते हैं, इमरजेंसी में काटते हैं, तो आपने 10-15 पेज का एक चेक बुक मांग लिया, क्योंकि पेड है चेक बुक का। बैंक आपसे पैसा लेती है, ऐसा नहीं कि फ्री में देती है, चाहे इतना फाड़ के फेंको कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपका कोई बिजनेस है, आपको रोज़ ही बहुत सारे चेक काटने पड़ते हैं, आपका सारा काम चेक से होता है, तो आपको फिर मोटा चेक बुक उनसे डिमांड करनी पड़ती है। इसके बाद जब एक बार आपको चेक बुक मिल जाती है, तो चेक बुक बहुत लोगों ने देखा है इसमें से, तो आप देखिए घर में अपने जा करके, तो चेक बुक के लास्ट में जब 2-3 चेक रह जाती है, तो एक उसमें एप्लीकेशन फॉर्म लगा रहता है, जिसको रिक्विजिट फॉर्म कहते हैं, जिससे हम चेक की डिमांड करते हैं। तो उसमें सिर्फ साइन कर दीजिए, बाकी सब भरा रहता है, आपका नाम, अकाउंट नंबर, सारा कुछ प्रिंटेड रहता है, अपना सिर्फ साइन करके भेज दीजिए, तो बैंक आपको दूसरा चेक बुक इशू कर देता है। तो पहली बार हम एप्लीकेशन लिखते हैं, लेकिन इसके बाद हमको हमारे चेक बुक में ही वो रिक्विजिट फॉर्म रहता है, हम उसको भर करके साइन करके दे देते हैं और हमारा चेक बुक आ जाता है। तो एक तो सबसे बड़ा काम जो बैंक करता है, चेक बुक इशू करता है। इसके अलावा वो पासबुक जनरेट करता है। पासबुक आपके अकाउंट का स्टेटमेंट है, आपने कब कितना पैसा जमा किया, कितना पैसा निकाला, कितना पैसा आपके बैंक में बचा हुआ है, इसके लिए आपका पासबुक रहता है, जो आपकी जेब में, आपके घर में, जब चाहे आप देख लीजिए खाते में कितना पैसा है, कितना नहीं है। इसके अलावा अब देखिए, फिक्स्ड डिपॉजिट रेसिप्ट है, FDR इशू करता है। जैसे 15 दिन से लेकर के 5 साल तक आप पैसा अपना बैंक में फिक्स कर सकते हैं। जब फिक्स करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट देता है, प्रमाण पत्र देता है, और उसमें वो कंडीशन सब लिखी रहती हैं, जिस कंडीशन पर आपने पैसा फिक्स किया हुआ है, कितने दिन में कितना ब्याज की दर होगी, कैसे आपको ये पेमेंट होगा, कौन इस पर नामिनी होगा। नामिनी मैंने आपसे एक दिन और भी कहा था कि कोई भी आप अकाउंट खोलते हैं, चाहे जिस तरह का और चाहे जहाँ खोलते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए कि उस खाते में नामिनी ज़रूर होना चाहिए। इसलिए कि कभी कोई दिक्कत परेशानी अगर आई तो कम से कम आपका पैसा डूबे ना, आपके घर परिवार को मिल जाए आराम से, बहुत प्रक्रिया न करनी पड़े। तो वो फिक्स FDR इशू करता है, सर्टिफिकेट। अब क्या है, उस FDR पर आपको क्या सुविधा है, कभी कभी मान लीजिए हमने 2 साल का FDR करा दिया
और अचानक इमरजेंसी आ गई, मुझे पैसा चाहिए, तो प्रीमेच्योर एफडीआर आपका कैश हो जाता है। आप रिक्वेस्ट करेंगे मुझे इमरजेंसी आ गई है, हम अपना पैसा लेना चाहते हैं, तो फिक्स डिपॉजिट टूट जाएगा, लेकिन पेनाल्टी रेट लगता है, कुछ न कुछ आपका नुकसान होगा। ऐसा नहीं है कि बिना नुकसान के टूट जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि अगर आप नहीं तोड़ के नुकसान करना चाहते तो आपको उस पर लोन मिल जाता है। जैसे आपने 2 लाख की एफडी किया है तो बैंक कहता है कि 75% आप इसमें लोन ले लीजिए और 1% हम आपसे ज़्यादा ब्याज लेंगे। जैसे तोड़कर नुकसान उठाने से अच्छा है कि हम 4-6 महीने बाद पाएंगे फिर जमा कर देंगे, तो आप लोन भी ले सकते हैं। तो हमारे एफडी पर वो प्रीमेच्योर वो कैश भी हो सकता है, उस पर आप लोन भी ले सकते हैं, बैंक आपको सुविधा देता है। इसके अलावा आरडी भी ऐसे बैंक में आप खोल सकते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट। इसका लाभ ये होता है कि लाभ आपको फिक्स डिपॉजिट का मिलता है, लेकिन इकट्ठा आपको पैसा जमा नहीं करना पड़ता। जैसे आपने 2 लाख की एफडी की तो आपको 2 लाख जमा करना पड़ेगा। यहाँ क्या है, यहाँ आपने पता चला कि आरडी कर दी 5,000 रुपये महीना, अब 5,000 ही महीना आप आरडी में जमा करेंगे आपको, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, लेकिन अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ेगा हर महीने। आप गैप नहीं कर सकते, और जितने साल का कराएंगे 3 साल 5 साल का, तब तक आपको जमा करना पड़ेगा। यहाँ भी तोड़ेंगे तो नुकसान होगा, लेकिन आप लोन भी ले सकते हैं उस पर, ये सुविधा वही है जो सुविधा। लेकिन जब एफडी या आरडी पर आप उसी बैंक से लोन लेते हैं जिस बैंक में आपने खाता खोला है, तब तो बहुत आसानी से तुरंत मिल जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपका एफडी स्टेट बैंक जौनपुर में है, लोन आप चाहते हैं यूनियन बैंक सिंगरामऊ से, तब आपको वहाँ से एनओसी करानी पड़ेगी यार, आप एफडी इनको गिरवी रखनी पड़ेगी, ठीक है, तब आपको एक प्रोसेस करना पड़ेगा, इतना आसानी से लोन नहीं मिलेगा तब, ठीक है। इसके अलावा अकाउंट आपको क्लोज कराना है। जैसे आपने यहाँ पढ़ रहे हैं मान लीजिए सिंगरामऊ में, तो आपको स्कॉलरशिप आनी है, इसलिए आपने फटाफट यहाँ अकाउंट खोल दिया सिंगरामऊ ना, और उस खाते में कभी 1 रुपया नहीं डाला गलती से भी, और वही एक स्कॉलरशिप आती है, और जिस दिन आती है उस दिन बिल्कुल एकदम 1 रुपया नहीं छोड़ते, सब निकाल लेते हो। करते नहीं करते हो? और तुमने ऐसा मान लो यहाँ 4 साल पढ़े, 4 साल तक किए, इसके बाद अब तुम यहाँ से चले गए तो खाता क्या हो गया? खाता है तो यहाँ, लेकिन डेड हो गया, क्योंकि खाते में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है। तो ईमानदारी का ये है कि एक एप्लीकेशन दे दो कि साहब अब मेरा खाता बंद कर दिया जाए, क्योंकि अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि अरे हमसे क्या मतलब, अब हम जा रहे हैं कि पढ़ लिख चुके, तो वो खाता कुछ दिन तक चलता रहता है, ठीक है, और धीरे धीरे वो डेड हो जाता है फिर, तो अकाउंट अपने से भी बंद हो जाता है। और आप एप्लीकेशन दे करके बंद करा दें अगर, तो अपने से बंद नहीं होता, अपने से वह एक तरह से इनऑपरेटिव हो जाता है, कि वह कहते हैं कि फंक्शन में नहीं रहता है, अपने से केवल डेड होता है, क्लोज नहीं होता है। ये ध्यान दीजिए। आप चाहें तो केवाईसी करा के फिर से उसको रिन्यू करा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसफ़र ऑफ अकाउंट, जैसे मान लो कि तुम्हारा खाता सिंगरामऊ यूनियन बैंक में है, अब तुमने एडमिशन ले लिया टीडी कॉलेज में नेक्स्ट ईयर जा कर के, वहाँ भी उन्होंने कहा खाता खोलो, तो तुम वहाँ नया खाता जब खोलने गए तो उसने कहा कि आधार कार्ड तो लिंक है यूनियन बैंक से, नया खाता खुलेगा ही नहीं। ये मोबाइल नंबर डाला तुमने तो कहा मोबाइल नंबर तो यूनियन बैंक में लिंक है, अब नया खाता इससे नहीं खुलेगा। तो अब तुम यहाँ आकर के बंद करा करके जाके वहाँ नया खाता खोलो, इससे अच्छा एक एप्लीकेशन दे दो कि सर मेरा खाता वहाँ से जौनपुर ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो ज़्यादा आसान है। तो बैंक अपने से ही मंगा लेगा खाता वहाँ को, तुम्हें कुछ करना भी नहीं है, और एक काम वाला अकाउंट वाला काम आपका हो जाएगा। तो खाते का ट्रांसफ़र भी हो जाता है, आराम से आप करा सकते हैं। और जब से आपका आधार कार्ड और ये मोबाइल लिंक होने लगा, थोड़ा कठिन हो गया। पहले जब तक मैनुअल था तब तक बहुत तरह की धांधली थी, एक आदमी के पास 10 खाते थे, यूनियन बैंक में भी, स्टेट बैंक में भी, कोऑपरेटिव बैंक में भी, केनरा बैंक में भी, पंजाब नेशनल बैंक में भी, जहाँ मन किया वहीं खोल करके, और जहाँ मन किया वहीं पैसा जमा कर लिया, जहाँ मन किया वहीं से लोन ले लिया। अब जब से आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिंक हो गया, तब दिक्कत क्या हो गई
कि दूसरी जगह खुलता ही नहीं है। जैसे ही आप खोलना शुरू करते हैं तब दिखाता है कि आधार कार्ड आपका लिंक है, मोबाइल नंबर आपका लिंक है। तो अब मजबूरी है। और दूसरी बात, जब सारे खाते एक साथ जुड़ गए हैं तो ये भी सही है कि अब आप जब कोई धांधली नहीं कर सकते तो 100 खातों की ज़रूरत ही क्या है। इससे अच्छा एक खाता रखिए और सारा ट्रांजैक्शन एक खाते में करिए। 5 में कर रहे हैं तब भी दिखाई पड़ रहा है। ये तो पहले था कि जब ऑनलाइन नहीं था तो आप ठीक है जगह जगह कर लीजिए कि कोई जान नहीं पाता था। अब तो वो सब समस्या ख़त्म हो गई है। एक बात जान लीजिए, बेईमानी और करप्शन को रोकने का ये डिजिटल माध्यम बहुत सशक्त माध्यम है। जहाँ व्यक्ति को व्यक्ति से मिलना बंद कर देंगे वहाँ बेईमानी ख़त्म हो जाएगी। जैसे आपको हम कहें कि जाओ 500 रुपया काउंटर पर जमा करो, नहीं 495 रुपया जाके काउंटर पर जमा करो। अब आप जैसे ही 500 रुपया देंगे वो कहेगा साहब 5 रुपया फुटकर नहीं है, जाओ, कहेगा ना। लेकिन अगर हम आपकी वेबसाइट पर पोर्टल जनरेट कर दें कि तुम 495 सीधे जमा कर दो, तब कितना जमा होगा? तब 495 जमा होगा, तब 500 की बात ही नहीं है। न 1 रुपया किसी की बेईमानी करने की गुंजाइश है। जब आपसे मिलेगा नहीं तो मांगेगा कैसे? तो सबसे आसान तरीका बेईमानी ख़त्म करने का है कि आमना सामना बंद कर दीजिए और उसको सब ऑनलाइन कर दीजिए। अब बहुत आसान भी है। ऑनलाइन इसलिए नहीं होता है कि हम बेईमानी कैसे करेंगे। इसलिए चीज़ों को आप जितना ही सिस्टमेटिक कर देंगे उतना ही काम आपका आसान हो जाएगा और आपके हित में है। जैसे यहाँ तुम लाइन लगाते हो, यहाँ से लेकर के हमारे ऑफिस तक जब फीस जमा होती है, भीड़ होती है, तो ये अच्छा है कि अपने घर में मोबाइल जमा करके आ जाओ, वो अच्छा है। ज़्यादा अच्छा क्या है? घर में मोबाइल भी जमा करके आ जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है भाई। तो धीरे चीज़ों को ज़्यादा सिस्टमेटिक करने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा अब अकाउंट होल्डर्स कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे आपका सिंगल अकाउंट हो सकता है, आप अकेले अपने नाम से खोल सकते हैं। कभी कभी आप जॉइंट अकाउंट खोलते हैं, 2 लोगों के नाम से जॉइंट होता है खाता। जॉइंट अकाउंट होने का फ़ायदा ये होता है, आइदर आर करके होता है कि जैसे आप अकेले भी ऑपरेट कर सकते हैं और दोनों मिल कर के भी कर सकते हैं। या कभी कभी जॉइंट अकाउंट इसलिए होता है कि दोनों की सिग्नेचर कंपलसरी है, दोनों करेंगे तभी पैसा निकलेगा। खास करके जो सरकारी काम होते हैं, जैसे यहाँ कॉलेज में कोई काम अगर होगा तो कॉलेज के किसी काम में जो प्रिंसिपल है और मैनेजर है, दोनों का अकाउंट में सिग्नेचर है। प्रिंसिपल भी अकेले कुछ नहीं कर सकता और मैनेजर भी अकेले कुछ नहीं कर सकता। तो इसका मतलब कि जब वो ज़्यादा सिक्योरिटी होती है पैसे की, तो वहाँ 2 लोगों की सिग्नेचर अनिवार्य होती है कि कम से कम 2 लोग तो सहमत रहें कि सही काम हो रहा है। नहीं तो अकेले एक आदमी करेगा तो मनमानी भी कर सकता है ना वो। तो मनमानी रोकने के लिए 2 लोगों का ज्वाइंट सिग्नेचर। कभी कभी घर में लोग ज्वाइंट खोल लेते हैं लेकिन वहाँ आइदर आर कर लेते हैं। जैसे मेरे बेटे का अकाउंट है तो आइदर आर में है, चाहे पैसा हम सही निकाल लें चाहे मेरा बेटा निकाल ले तो निकाल लेगा, तो वो तो घर का खाता चल जाएगा। लेकिन ऑफिस का खाता नहीं चलेगा ना, कि चाहे आप निकालें चाहे हम निकालें। तो इस तरह के खाते आप खोल सकते हैं। सिंगल अकाउंट होल्डर हो सकते हैं, ज्वाइंट हो सकते हैं, आइदर आर हो सकता है, कंपलसरी हो सकता है। जैसा आपकी ज़रूरत हो उसके हिसाब से खाते आप खोल सकते हैं। तो ये आपका जो है आज का काम